तो अब हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की तरफ। और जब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की बात आएगी तो जिस साइंटिस्ट का नाम सबसे प्रोमिनेंट है वो चैडविक है। उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। जब ये बात रदरफोर्ड ने भी ये बात की और इसको स्टडी किया, और चैडविक ने भी इस फैक्टर को स्टडी किया कि जो एटम का मास है वो खाली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास का सब नहीं है। थर्ड एंट्री या मोर देन वन एंट्रीज की ज़रूरत की कमी बेशी है। तो फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अरेंज किया, और वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि उन्होंने रेडियम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करवाया। अब रेडियम के न्यूक्लियस को ब्रेकअप किया, उसमें हद से हाई एनर्जी हाईली रेडियो एक्टिव रेज जो कि अल्फा रेज कहलाती हैं उनको बम्बार्ड करवाया बेरिलियम के न्यूक्लियस पे। ये ग्रुप टू का मेंबर है बेरिलियम। उस उसकी एक प्लेट को रखा रास्ते में। रेडियम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स जनरेट या रिलीज करवा कर, यानी कि उसके न्यूक्लियस को ब्रेकअप करवा कर उसमें से अल्फा पार्टिकल्स की रेज स्ट्रीमलाइन करके या सीरीज ऑफ रेज बेरिलियम जो कि ग्रुप टू की मेटल है उसकी एक प्लेट में से गुजारी, यानी बेरिलियम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल से रेडियम के से, और उसके नतीजे में बेरिलियम के न्यूक्लियस को तोड़ा और उसको स्टडी किया। तो एक तीसरी न्यूट्रल एंट्री भी फाइंड हुई जिसका नाम न्यूट्रॉन्स रखा गया बाद में। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा बज़ाहिर यहाँ पे देखने में सिंपल सा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये एक एक उस दौर की एक मैसिव परफॉर्मेंस थी जो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का बायस बनी। और एक चैनलाइज्ड अल्फा पार्टिकल्स की बीम बेरिलियम जो कि लाइट मेटल है ग्रुप टू की, और प्लस टू चार्ज के साथ मिलती है अपने एलिमेंटल फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में ही आपको मिलेगी। तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर प्लस टू लिखा है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये जब अल्फा पार्टिकल्स की बीम इसके साथ टकराएगी तो ये आयनाइज भी होता जाएगा, उसके रिजल्ट में इसका न्यूक्लियस साथ साथ ब्रेकअप भी होता जाएगा, और जो है उसके नतीजे में जितने भी इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी सॉर्ट आउट होते जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रॉन से रिलेटिव था ये एक्सपेरिमेंट, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रॉन ही लिखा है। अगर इसको रिएक्शन की फॉर्म में आप लिखना चाहें तो यहाँ आप लिखेंगे हीलियम अब हीलियम कहाँ से आया है, प्लस बेरिलियम resulting in the formation of carbons and neutrons। इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। ये जो हीलियम न्यूक्लियस है बेसिकली जब उसने रेडियम के न्यूक्लियस को तोड़ा गया तो जो बीम स्ट्रीमलाइज हुई अल्फा पार्टिकल्स की वो हीलियम न्यूक्लियस की थी, यानी कि जो रेडियो एक्टिव रेज या अल्फा पार्टिकल जो जनरेट हुए वो हीलियम न्यूक्लियस से रिलेटिव एनर्जी या पोटेंशियल रखती थी अपने पास। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली हीलियम का वर्ड यूज होगा, क्योंकि जो बीम है रिजल्टिंग जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की रेडियम के न्यूक्लियस को ब्रेकअप के निकलेगी, ब्रेकअप करवा के अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, उससे जो अल्फा पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो हीलियम के न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल्स हैं या उनसे मुशाबियत रखने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं। जो हीलियम का न्यूक्लियस है हमारा जो सूरज है, सूरज के मास का बड़ा हिस्सा हीलियम है। तो हीलियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसमें ये इसके न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के रिजल्ट में जो है वो एक्सट्रीम लेवल की रेडियो एक्टिव रेज
रिलीज़ होती हैं, जिनकी मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ नौइयत की स्टडीज़ वगैरह में और रिसर्च वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। तो बेसिकली यहाँ एनर्जेटिकली जो पार्टिकल्स की कंपोजिशन है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, वो हीलियम न्यूक्लियस से मुतल्लिक हैं या रिलेटेड हैं। इसलिए जब आपने केमिकल रिएक्शन ड्रॉ करना है तो वहाँ पे आपने रेडियम नहीं लिखना, वहाँ पे आपने हीलियम लिखना है। और आपको पता होगा कि जो हीलियम है इसका एटॉमिक मास 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक मास 9 और नंबर 4 है। और ये कार्बन एक बाई प्रोडक्ट है जिसका एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6 है। और साथ एक न्यूट्रॉन जो है ये रिलीज हुआ है। तो बेसिकली ये एक केमिकल इक्वेशन है जो इसी रिएक्शन को अगर आप केमिकल इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख देंगे। बेसिकली आपने इस एक्सपेरिमेंट की जो मैथडोलॉजी है उसको समझ लें अगर, तो फिर अगर केमिकल इक्वेशन आप नहीं भी लिख पाते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो बुनियाद है वो बहरहाल आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये तीनों एलिमेंट्स की बारी बारी डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन्स की भी, न्यूट्रॉन्स की भी और प्रोटॉन्स की भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ और अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे न्यूट्रॉन को भी उसने एनालाइज और स्टडी किया और डिस्कवर किया चैडविक के साथ मिलकर, और मजीद कुछ बातें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताई जो कि इससे पहले जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी बेसिकली उसकी जो गलतियां हैं उनको ठीक किया। क्योंकि जॉन डाल्टन के नज़दीक जो एटम था वो एक इनडिविजिबल पार्ट था और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कोई तफसीलात अभी सामने नहीं आई थी। तो ये वाली तफसीलात सामने लाने में जो सबसे मेन रोल प्ले किया था वो रदरफोर्ड का था। और रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या किया था, रदरफोर्ड ने इसी तरह से जैसे ये काम किया चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, इसी तरह का एक मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स की बीम को एक गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराया। गोल्ड भी एक मेटल है और ये भी आयोनाइज हो जाती है। मेटल इसलिए ली जाती है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन पावर प्लस चार्ज में बहुत ज़्यादा है। तो आयोनाइजेशन पावर का मतलब ये है कि जल्दी से टूट जाते हैं। जैसे ग्रुप 2 के मेंबर बेरिलियम की बात हुई थी, वो सारे +2 में ब्रेकअप हो जाते हैं। Be+2 बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम उसका भी +2 में आयोनाइज हो जाते हैं, Ca+2। तो ये लाइट मेटल्स हैं, ये ग्रुप 2 की और 1 की। लेकिन ये जो रेडियम, गोल्ड, पोलोनियम वगैरह हैं, इन ये इससे इनसे ये लाइट मेटल्स हैं और ये हैवी मेटल्स हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी प्लस की पावर में आयोनाइज होते हैं। जब ज़्यादा पावर में आयोनाइज होते हैं तो ज़्यादा डीपली डिसइंटीग्रेट होता है, इनका न्यूक्लियस किया जा सकता है इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं साइंटिस्ट जब उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टडी करनी होती हैं। तो यहाँ पे रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स की बीम अगेन वेरी सिमिलर जो कि अभी चैडविक ने परफॉर्म किया, यानी हीलियम न्यूक्लियस पे बेस्ड बीम बम्बार्ड कराई गोल्ड फॉइल पे, और फिर उसने जो एटम की स्टडी की उसके रिजल्ट में उसने एटम के स्ट्रक्चर को इस तरह पाया कि सेंटर में न्यूक्लियस विद प्लस चार्जेस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्जेस जो कि रिवॉल्व कर रहे होंगे सर्कुलर पाथ्स में। तो ये जो एक बुनियादी सा एटम का स्ट्रक्चर है जो मज़ीद एडवांस लेवल पे जॉन डाल्टन के बाद
स्टडी किया और उसको बनाया और दिखाया, वो रदरफोर्ड ने दिखाया था। जॉन डाल्टन से एडवांस लेवल इसमें ये है कि एक तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पहचान और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्व करना और न्यूक्लियस का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से पैक होना। ये बात जो है ये रदरफोर्ड ने ऐड की थी। इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ्स में अराउंड दी न्यूक्लियस। बेसिकली जब यहाँ गोल्ड फॉयल की प्लेट में से रेडियम की शुआएं गुजारी गई तो अल्फा पार्टिकल्स की जो कि रेडियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के रिजल्ट में निकली, तो ये देखा गया कि बहुत सारी जो रेज हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर रही हैं और बहुत थोड़ी सी रेज हैं जो कि टकराने के बाद वापसी का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। और उसने ये भी नोट किया कि जो गोल्ड फॉयल का सेंट्रल पोर्शन है वहाँ से डिफ्लेक्शन जो है कुछ, लेकिन बाकी जो सराउंडिंग का पोर्शन है वहाँ से अनडिफ्लेक्टेड है रेज और सीधी गोल्ड फॉयल की शीट से पास कर रही हैं। तो उससे उसने फिर ये नताइज अखज़ किए कि दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम is heavy or condensed, whereas most of the atom is empty space. और इसके अलावा उसने ये बातें भी बताई कि atom consists of tiny nucleus surrounded by electrons. So central nucleus है surrounded by electrons. इसके अलावा उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, ये मूव कर रहे होंगे। तो एक और पोस्टुलेट जो इसका इम्पोर्टेंट है कि पहले नहीं पता था, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट नॉट बी स्टेशनरी, ये रिवॉल्व कर रहे होंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में और इनको कोई एनर्जी है जो बाइंड कर रही है न्यूक्लियस को इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसके बाद इसने मज़ीद भी काफ़ी सारी बातें की, यहाँ से अखज़ की। उसमें से एक बात ये थी कि यकीनन इनको कोई ना कोई ऐसी फोर्स होल्ड कर रही है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन है, वो भी ये नाम बाद में आया। लेकिन एनर्जी की बात इसने फिर की कि अगर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली electron must emit and absorb, must emit energy, absorb का लफ्ज़ इसमें नहीं बोला था, when moving in a circular path around the nucleus. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एमिट करेगा, एनर्जी के साथ डील करता रहेगा, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूटी में रिलीज होती रहेगी। तो जब कंटिन्यूटी में रिलीज होती रहेगी तो फिर एक टाइम पे आके न्यूक्लियस कोलैप्स भी कर जाएगा, जो कि गलत है। और यहाँ आके रदरफोर्ड की जो थ्योरी है वो जो है उसको रिजेक्शन मिली, क्योंकि ये बात जब हुई कि कंटिन्यूस रिवॉल्व करने के नतीजे में कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करेगा, then
it must eventually fall into the nucleus. और ये रियलिस्टिकली है नहीं है, क्योंकि एटम कोलैप्स नहीं होता। अगर एटम कोलैप्स हो जाए जो कि मैटर का बुनियादी मादा है, तो फिर सारे का सारा जो दुनिया है वही डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, जो कि गलत है। तो बेसिकली जो इसने सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने की बात की थी, वो बड़ी सादा जुबान में और एक आम फहम सी बात थी, जिसके साथ कोई भी साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट करने के लिए नहीं था। तो इसलिए जो है वो कोलैप्स कर गया। अब बेसिकली अगर इसका मॉडल बनाए जो ये एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा था, तो वो इस तरह से बनेगा। ये यानी कि स्पाइरली मूविंग इनवर्ड है। जो इलेक्ट्रॉन के पाथ है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है सराउंडिंग मदार में, ये इस तरह से है कि ये इनवर्ड मूवमेंट है और इवेंचुअली ये फॉल इन कर जाएगा विद इन द न्यूक्लियस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है पॉजिटिव चार्ज के साथ। और ये मैंने एरोस बनाए हैं ये दिखाने के लिए कि ये मूवमेंट इनवर्ड्स है इलेक्ट्रॉन की, और ये मदार ये बता रहा है कि ये पाथ है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो इनवर्ड मूवमेंट है ये इवेंचुअली इसको न्यूक्लियस के अंदर ला के डिसइंटीग्रेट कर देगी, एटम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हुए एक मखसूस एनर्जी के साथ घूम रहा होगा और वक्त के साथ साथ वो एनर्जी कम होती चली जाएगी। जब कम होती चली जाएगी तो वो अगर इस इतने डिस्टेंस पे था न्यूक्लियस के साथ, तो वो कम होता जाएगा, यकीनन ऐसे ही होगा। अगर इसकी बात इस तरह से ही कंसिडर करें तो फिर इवेंचुअली न्यूक्लियस में फॉल होना चाहिए। तो बेसिकली उसने कहा था कि एक मखसूस एनर्जी होती है और उस मखसूस एनर्जी के साथ कंटिन्यूटी में जितना जो है वो कर सकता है रिवॉल्व कर लेगा और इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट कर देगा, यानी कि एनर्जी जो है वो एमिट ही करता रहेगा। कोई ऐसा सोर्स उसके पास नहीं है कि उसको फिर से कहीं से एनर्जी मिल जाए और ये एक कंटिन्यूटी में पैटर्न चलता जाए, जैसे कि सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द प्लैनेट्स का सिस्टम है। तो एवेंचुअल कोलैप्स जो है वही रदरफोर्ड की थ्योरी के भी कोलैप्स का सबब बना। और इस गलती को ठीक किसने किया? बोहर ने। तो अगला जो मॉडल हमने पढ़ना है वो नील बोहर का है। अगर आपको इन बातों की समझ आ गई है तो इनकी गलतियों की जो इस्लाह थी रदरफोर्ड के मॉडल की कमी बेशी की, वो नील बोहर ने की। और नील बोहर ने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया, सिर्फ कुछ तब्दीलियों के साथ उसने बाद ऐसी कमियां दूर कर दी जिससे नील बोहर का नाम जो है वो हमेशा के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में याद रखा जाएगा। तो नील बोहर ने कहा था, अब हम चलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ। तो नील बोहर ने बेसिकली कहा था कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स मूव around the nucleus in orbits of fixed energy। ऑर्बिट्स का लफ्ज इसने बोला, इसने कहा फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स पे घूम रहा है। और दूसरा यह है कि इसने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम फॉर ईच ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी सॉरी। तो जब हम बोर के मुताबिक एटम बनाए तो उसने कहा था कि हर ऑर्बिट जो एक पाथ है इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का, वो एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ है। और उस फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एनर्जी एमिट भी कर सकता है, यानी कि उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, उस ऑर्बिट की एनर्जी है। और उस फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। और जब उसने एनर्जी लूज कर दी इलेक्ट्रॉन ने, तो वो नीचे वाले ऑर्बिट में गिरेगा, न्यूक्लियस में आके नहीं गिरेगा। और जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली
सिस्टम से, सराउंडिंग से या अपनी पैदा करना, तो वो नीचे वाले मदार से बाहर वाले मदार में चला जाएगा। इस तरह से जो एनर्जी का सिस्टम है वो बैलेंस में रहेगा और ये एक कंटिन्यूटी में एटम जो है वो चलता चला जाएगा। तो उसने ये बात करके रदरफोर्ड की गलतियों की इस्लाह कर दी। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर ये E2 मदार है और ये E1 मदार है तो एनर्जी चेंज जो होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट फ्रॉम सेकंड पाथ और ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। ये ऑर्बिट्स का लफ्ज़ इसने बोलकर ये बात बता दी कि हर जो सर्कुलर पाथ है जिसमें मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। तो जब उस पाथ की एनर्जी अपनी फिक्स्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन या रिलीज करने के नतीजे में पाथ जो है वो या बड़े से छोटे में आ जाएगा अगर वो एनर्जी रिलीज करता है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो छोटे से नीचे वाले मदार से फर्स्ट वाले से सेकंड में चला जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि नील बोहर ने की। दूसरा, इसने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी। इसने कहा था कि जो पाथ है, सर्कुलर पाथ्स, इनका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। यानी कि ये एक ख़ास एंगल फॉर्म करते हैं, राउंड शेप नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो एनर्जी फिक्स्ड होती है उस इलेक्ट्रॉन की जिस ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी के वो घूम रहा है। और उसने एंगुलर मोमेंटम की बात की कि जो सर्कुलर पाथ्स हैं उनका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। तो electrons can revolve only in those orbits which have a fixed angular momentum. The angular momentum of an orbit depends upon its quantum number and its integral multiple. पर क्वांटम नंबर की बहस अभी हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन यहाँ जो मैथमेटिकल कन्वर्जन है उसने कहा था कि अगर फिक्स एनर्जी ऑर्बिट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। और वो क्यों नहीं जाएगा ये हम अभी बात कर चुके हैं, क्योंकि जब फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में घूमने का फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या रिलीज करके एनर्जी लोअर से अपर और अपर से लोअर में चला जाता रहेगा, और ये कंटिन्यूस पैटर्न में हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता रहेगा। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि हमें एमिट भी करता है एनर्जी और एब्जॉर्ब भी करता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। यहाँ जो है बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स continuously emit energy and also absorb energy. Energy difference is given by delta is equal to E2 minus E1. The angular momentum or the path of the orbit in which electron can travel is given by this relation MVR. MV is for momentum, mass and velocity. R is for radius of the path. तो आप ये सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं। M is the mass of the electron, v is its velocity, r is the radius of the path, n is a multiple, which orbit first or second, तो ये ऑर्बिट नंबर बताता है। h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एक फिक्स वैल्यू रखता है, और पाई जो है इसकी वैल्यू 3.14 है या 22/7। तो यहाँ से हम मैथमेटिकली भी इसके काम से हम ऐसी इक्वेशंस और वैल्यूज भी जनरेट करते हैं एनर्जी फाइंड करने की और रेडियस फाइंड करने की। तो इसके मॉडल को यूज़ करते हुए हम एनर्जी और रेडियस फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। और जितनी एनर्जी ऑफ रेडियस ऑर्बिट्स की होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की भी होगी।
तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक मखसूस पाथ में जब वो जाता है तो कितनी होती है वो भी पता लग जाएगी। जब हम ऑर्बिट की जिसमें वो मौजूद है एनर्जी पता कर लेंगे। तो ये बेसिकली बोहर का एटॉमिक मॉडल है। तो इसमें भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके एक और वक्त इसमें बात की थी, फोटॉन्स का लफ्ज़ याद रखिएगा। फोटॉन जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी एनर्जी जो रिलीज होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। इसका बोर के एटॉमिक मॉडल से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी से ताल्लुक है। लेकिन जब एनर्जी रिलीज या एमिट होगी तो फोटॉन्स की फॉर्म में होगी। और फोटॉन एक डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम upper orbit to lower one. It releases energy in the form of photon. So definitely it will absorb energy in the form of photons as well. तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज और फिगर्स भी हैं। फिगर्स हैं कुछ चार्ज की तरह होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, एक प्रोटॉन पे और एक न्यूट्रॉन पे। वो मैं लिख देता हूँ। तो ये भी कुछ चीज़ें हमें साथ साथ पता होनी चाहिए पेपर के कॉन्टेक्स्ट में। इन वैल्यूज़ को भी ज़हन में रखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है इसमें भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, और वो ये है कि ये सिर्फ जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उनके लिए तो सूटेबल है एनर्जी और रेडियस फाइंड करने के लिए ऑर्बिट्स का। लेकिन जब बड़े एटम्स की बात होती है जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पे आके ये फिर अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता। तो अगर इसका भी ड्रॉबैक बताना हो तो वो यही है कि ये स्मॉलर एटम्स के रेडियस और एनर्जीज फाइंड करने के लिए सूटेबल है, लेकिन लार्जर के लिए सूटेबल नहीं है जिनके ज़्यादा एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स के। तो कुछ वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले चार्ज देखते हैं कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज की वैल्यू भी होगी इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की, और वो सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम जो है वो यूनिट ऑफ चार्ज है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। दोनों पे चार्ज ऑपोजिट है डेफिनेटली, और सेम वैल्यूज के साथ होगा तब ही एटम एग्जिस्ट करता है। तो मैथ की बात करें, मैथ तीनों का होगा। सबसे कम मैथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। टोटल न्यूक्लियस या एटम के मास का 1/1800वां हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि नेग्लिजिबल है। तो अगर इसको किलोग्राम्स में लिखेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg है इलेक्ट्रॉन्स का मास, और 1.67 इंटू 10⁻27 है प्रोटॉन्स का चार्ज। और इतना ही चार्ज जो है एग्जैक्टली वो न्यूट्रॉन्स का है। मास नॉट चार्ज। तो ये आप देख रहे हैं ये कितना कम है, ये केजीज में है। इसको अगर आपने ग्राम्स में करना है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो आप इनके तीन तीन माइनस में है तो आपने 3 वैल्यूज पीछे ले आना है। ये 10⁻⁻20 ग्राम्स हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स हो जाएगा, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 यानी वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी 1000 ग्राम के अगेंस्ट। फिर चार्ज टू मास रेशियो भी है इलेक्ट्रॉन की। चार्ज टू मास रेशियो ये ज़रूरी थी फाइंड करनी, क्योंकि बाकी एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए किसी एक की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करनी ज़रूरी थी ताकि बाकी वैल्यूज़ और कैलकुलेशंस की जा सकती।
और माइन्यूट डिटेल्स भी कवर हो जाती। तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कूलम पर किलोग्राम 1.75 है चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, इसी की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की गई और फिर बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो इनकन्वेरियंस को यानी mass of the electron और charge on the electron और charge to mass ratio of electron यूज करके फिर बाकी कन्वेरियंस जो हैं वो की गई।